आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधा ब्लैक बोर्ड के बच्चे कहानी के उस हिस्से में उतरने वाले हैं जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगा। हम अक्सर महान मिशन, ऊंचे आदर्शों और समाज सेवा की बातें करते हैं, है ना? लेकिन आज हम अमारा और भाविन के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब एक बहुत ही नेक इरादा आपकी अपनी ढहती हुई असल जिंदगी से टकराता है, तो उसका अंजाम कितना विनाशकारी हो सकता है। ये सिर्फ एक स्कूल चलाने की कहानी बिल्कुल नहीं है। ये आदर्शवाद और एक बहुत ही क्रूर वास्तविकता के बीच की वो जंग है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। बाहर से देखने पर सब कितना परफेक्ट लगता है। पूरी दुनिया को यही लग रहा था कि अमारा और भाविन ने समाज के लिए, उन गरीब बच्चों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है, एक महान बलिदान। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे की सच्चाई, सच कहूं तो वो बिल्कुल अलग थी। वहां कोई आदर्शवाद नहीं था, बल्कि वो अपने ही अस्तित्व को बचाए रखने की एक खौफनाक और रोजमर्रा की लड़ाई लड़ रहे थे। ये एक ऐसी नाटकीय विडंबना है जहां स्कूल की बाहरी सफलता इस कपल की अंदरूनी तबाही को पूरी तरह से छिपा ले जाती है। अब जरा इन दोनों वास्तविकताओं को एक साथ रखकर देखिए। बाहर की दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। सिर्फ 3 महीनों के अंदर स्कूल में बच्चों की संख्या दोगुनी हो गई है। लोग इस आदर्शवादी दंपति की मिसालें दे रहे हैं, लेकिन असली कीमत क्या चुकाई जा रही है? इस दिखावे को सच बनाए रखने के लिए अमारा और भाविन दिन के 18-18 घंटे घट रहे हैं। सिर पर कर्ज का एक ऐसा पहाड़ है जो हर दिन बढ़ रहा है, और इन सब के बोझ तले उनकी अपनी शादी दम तोड़ रही है। और इस घुटन की सबसे बड़ी वजह है दिनेश का वो कर्ज। और इसका गणित इतना क्रूर है कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। देखिए, साहूकार दिनेश को अपना मूलधन एक साथ वापस चाहिए ही नहीं था। वो बस उस चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के मजे ले रहा था, जो दीमक की तरह उनकी सारी कमाई को खाए जा रहा था। स्कूल से जो भी थोड़ी बहुत कमाई होती, वो सब सिर्फ उस बढ़ते हुए ब्याज को चुकाने में चली जाती। ये एक ऐसा जाल था जो अमारा और भाविन को शारीरिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह निचोड़ रहा था। 18 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अमारा की वो थका देने वाली, कमर तोड़ देने वाली वास्तविकता है। वो दिन के 18 घंटे काम कर रही थी। जरा सोचिए, वो सिर्फ बच्चों को पढ़ा नहीं रही थी, वो अकाउंटेंट भी थी, डिसिप्लिन भी वही संभालती थी, और दिनेश जैसे साहूकारों से स्कूल को बचाने वाली ढाल भी वही थी। इस अथक मेहनत ने उसकी सारी ऊर्जा और उसकी जवानी छीन ली थी। एक महान आदर्श को जिंदा रखने का ये सारा प्रैक्टिकल बोझ पूरी तरह से अमारा के कंधों पर आ गिरा था। खैर, अमारा तो काम के बोझ तले दब रही थी, लेकिन भाविन भाविन इस सच्चाई से भागने के लिए एक अलग ही रास्ते पर था। फंक्शनल अल्कोहलिज्म। मतलब वो बाहर से अपना रोज का काम करता हुआ तो दिखता था, लेकिन असल में वो अंदर से शराब के नशे में पूरी तरह सुन्न हो चुका था। वो पूरा दिन इसी धुंध में रहता। उसकी वो जो एक शानदार टीचर वाली प्रतिभा थी ना, वो अब बस कभी कभार इस नशे के कोहरे से बाहर आ पाती थी। ये बस उसका रियलिटी से बचने का एक तरीका बन गया था। और इस पूरे अंधकार और तनाव के बीच हमारी मुलाकात होती है रोहन से। बिना पिता का एक 10 साल का बेहद होनहार बच्चा। उसके ये शब्द सीधा दिल में उतर जाते हैं। वो कहता है कि वो वापस उन खेतों में मजदूरी करने नहीं जाना चाहता, उसे तारों के बारे में जानना है। रोहन की ये मासूमियत ही वो चीज़ है जो अमारा और भाविन के इस हवाई मिशन को एक बहुत ही ठोस और दर्दनाक सच्चाई से जोड़ देती है। यही वो वजह है जो उन्हें हार मानने से रोक रही थी। लेकिन मुसीबत ये थी कि बच्चों का ये आखिरी आश्रय भी अब खतरे में था। जब रोहन डरा हुआ स्कूल आता है और बताता है कि कोई काली कार वाला आदमी, यानी वही कर्जदार दिनेश, इमारत पर कब्जा करने वाला है, तो तनाव एकदम से चरम पर पहुंच जाता है। रोहन का वो खेतों में वापस लौटने का डर बिल्कुल असली है। इन गरीब बच्चों के लिए ये स्कूल सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, ये उनकी एकमात्र उम्मीद है। और बच्चों के सपनों को जिंदा रखने का यही बोझ अमारा और भाविन को पूरी तरह से तोड़ने लगता है। और जब ये भयानक तनाव बढ़ता है तो अमारा और भाविन के बिल्कुल अलग नजरिए आपस में बुरी तरह टकराते हैं। भाविन अभी भी अपने उसी काव्यात्मक आदर्शवाद में जी रहा है। वो कहता है कि स्कूल तो बस एक विचार है, अगर इमारत छिन भी गई तो क्या, वो पेड़ के नीचे पढ़ा लेगा। लेकिन अमारा जानती है कि ये कोई कविता नहीं चल रही है, ये उनकी असली जिंदगी है। उसने इस आदमी के सपने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, और वो हर दिन उस साहूकार की धमकियों की याच को असल में महसूस कर रही है। इसी खींचतान के बीच भाविन रोहन से एक बहुत ही जज्बाती वादा कर बैठता है। वो कहता है कि चाहे उनका सब कुछ छिन जाए, वो लड़ेंगे, क्योंकि वो उनके बच्चे हैं। सुनने में ये कितना महान और प्रेरणादायक लगता है ना? लेकिन इसकी विडंबना देखिए। भाविन ये बड़ी बड़ी बातें तब कर रहा है जब वो खुद उसी दिन उस कर्जदार दिनेश का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया।
और पीछे के कमरे में छिपा बैठा था। उसका ये जुनून सच्चाई से कोसों दूर था। और बस यहीं पर हमारा का सालों का दबा हुआ सब्र आखिरकार टूट जाता है। ये कोई कविता नहीं है, ये हमारी जिंदगी है। उसकी ये चीख कोई आम गुस्सा नहीं है, ये उस कड़वी सच्चाई का फटना है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे सपने पर कुर्बान कर दी जिसे उसका अपना पति अपनी शराब की लत में धीरे धीरे डुबो रहा है। यह वो ब्रेकिंग पॉइंट है जहां सालों का असंतोष, दर्द और कड़वाहट एक झटके में बाहर आ जाती है। अगर हम इस पूरे मंजर को अमारा की आंखों से देखें तो हमें उसका वो घुटन भरा अकेलापन महसूस होगा। सोचिए, वो दिनेश की गुंडागर्दी को बिल्कुल अकेली झेल रही है। वो रोज अपने पति को शराब की बोतल में डूबते हुए देख रही है। और सबसे बड़ी बात, जिन बच्चों को भावेन अपना कहता है, उनके लिए वो खुद एक ऐसा पिता बन चुका है जो कभी वहां दिमागी तौर पर मौजूद ही नहीं रहता। इन बच्चों के सपनों की रक्षा करने के इस अकेले बोझ ने अमारा को सबसे अलग थलग कर दिया था। अमारा के इन तीखे और बिल्कुल सच्चे आरोपों के बाद जो होता है वह है एक सन्नाटा। एक ऐसा सन्नाटा जो सच में आपको बहरा कर दे। उस एक पल में कमरे में कोई शब्द नहीं बचे थे। ये वो भारी और जानलेवा चुप्पी थी जो चीख चीख कर बता रही थी कि उनके रिश्ते के बीच की खाई अब कभी ना भरने वाले मोड़ पर आ गई है। भावेन की सारी कविताएं, सारे खोखले वादे उस एक पल की कठोर सच्चाई के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गए थे। और फिर उस सन्नाटे को चीरते हुए भावेन जो कबूल करता है वो सच में दिल तोड़ देने वाला है। वो मानता है कि वो अपने ही घर में एक भूत बन चुका है। उसकी शराब की लत वो कोई शौक नहीं था, वो तो उसकी एक ढाल थी, एक हताश कोशिश ताकि उसे ये एहसास न हो कि उसने अमारा को कितनी बुरी तरह निराश किया है। जब वो नशे में नहीं होता था तो अपनी ही नाकामियों की शर्म उसे सांस तक नहीं लेने देती थी। आर्थिक बर्बादी ने सिर्फ उनके स्कूल को ही नहीं तोड़ा था, इसने उनके बीच एक ऐसी भावनात्मक दीवार खड़ी कर दी थी जिसे पार करना नामुमकिन था। भावेन अंदर तक अपनी नाकामी की शर्म से भरा हुआ था और इस दर्द को, इस टूटती हुई शादी की सच्चाई को सुन करने के लिए वो शराब का सहारा ले रहा था। इस भारी कर्ज ने उनके इमोशनल कनेक्शन को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से खत्म कर दिया था और भावेन को अंदर से बिल्कुल खोखला छोड़ दिया था। कमाल की बात देखिए, ये सब कुछ, उनका ये पूरा पतन सिर्फ एक शाम के कुछ घंटों के अंदर हो जाता है। शाम ढलते ही रोहन वो डरावनी अफवाह लेकर आता है। थोड़ी देर बाद भाविन वो बड़ा सा काव्यात्मक वादा करता है। रात गहराते ही अमारा का बरसों का गुस्सा ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ता है और आधी रात होते होते भाविन अपना अपराध बोध कबूल करता है और उस अंधेरे में स्कूल से भाग जाता है। आदर्शों से लेकर सब कुछ खत्म होने तक का ये सफर कितनी तेजी से तय हुआ। भाविन के वहां से भाग जाने के बाद अमारा उस खूब अंधेरे क्लासरूम में बिल्कुल अकेली रह जाती है। वो अपनी छोटी सी मेज पर बैठी है और अपने गले में पड़े उस चांदी के लॉकेट को छू रही है। ये लॉकेट, ये उसके लिए उस नॉर्मल शांति भरी जिंदगी का प्रतीक था जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। एक आम परिवार, एक अपना घर। लेकिन आज रात वही लॉकेट उसकी गर्दन पर एक बहुत भारी बोझ की तरह लग रहा था। वो उसे याद दिला रहा था कि इस स्कूल के लिए उसने अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। जिंदगी का ये सौदा, ये दुखद विनिमय सच में रोंगटे खड़े कर देता है। सोचिए, अमारा ने अपने लिए क्या ही मांगा था, बस एक परिवार, एक छोटा सा घर और थोड़ी सी शांति। लेकिन एक समुदाय का सपना अपने कंधों पर उठाने के बदले उसे मिला क्या? एक गिरता हुआ जर्जर स्कूल, दिनेश का वो पहाड़ जैसा कर्ज और एक ऐसा पति जो शराब में पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। ये इस बात की खौफनाक मिसाल है कि कैसे एक कम्युनिटी का सपना उसे देखने वालों को ही निगल सकता है। जब हमारा इस भयानक और गहरे दुख में डूबी हुई थी, सब कुछ छोड़ देने का मन बना रही थी, तभी उस अंधेरे में उसकी नज़र एक बहुत ही साधारण सी चीज़ पर पड़ती है। मेज़ पर छूटी हुई रोहन की नोटबुक। एक छोटे से मासूम बच्चे की छोड़ी हुई वो नोटबुक अमारा के उस गहरे अंधकार में अचानक से उसके सोचने का पूरा नज़रिया ही बदल कर रख देती है। उस एक नोटबुक को देखकर अमारा को एक बहुत ही शक्तिशाली सच्चाई का एहसास होता है। वो समझ जाती है कि अब ये सपना उसका या भाविन का रह ही नहीं गया है। ये स्कूल अब रोहन जैसे उन बच्चों की अमानत है जिनके पास दुनिया में और कोई जगह नहीं है। उस पल उसे एहसास होता है कि समुदाय के इन मासूम बच्चों की जरूरतें उसकी अपनी टूटती हुई जिंदगी और एक नॉर्मल परिवार की उस लालसा से कई ज्यादा बड़ी हैं। उसे इन बच्चों के सपने को हर हाल में बचाना ही होगा। और यहीं पर अमारा एक बहुत ही कड़ा और दिल चीर देने वाला फैसला लेती है। वो ये तय करती है कि वो इस स्कूल को
इन बच्चों के भविष्य को बचाने का रास्ता ढूंढ ही लेगी, भले ही इसके लिए उसे ये स्वीकार क्यों ना करना पड़े कि वो अपने पति भाविन को उस शराब की लत से कभी नहीं बचा पाएगी। कम्युनिटी के प्रति ये एक ऐसा चरम समर्पण था जहां अमारा को बच्चों की खातिर अपने पति को हमेशा के लिए खोने की सच्चाई को अपनाना पड़ता है। तो अंत में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और चुभने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कोई सपना इतना बड़ा और ताकतवर हो सकता है कि वो एक तरफ तो पूरे समुदाय को बचा ले, उनके लिए उम्मीद बन जाए, लेकिन उसी वक्त उन लोगों को पूरी तरह से तबाह कर दे जिन्होंने वो सपना देखा था? अमारा और भाविन की कहानी इसी चरम आदर्शवाद की वो असली और भयानक कीमत है। आज के हमारे इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है इस कहानी ने आपको आदर्शवाद और क्रूर वास्तविकता के इस टकराव पर गहराई से सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा।